नमस्कार, अंकुर चपराना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है मेंटोर जी के प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारा टॉपिक है, मुख्य विषय है, वो हमारे जो करंट का या हॉट टॉपिक बोलते हैं हम इसको, लोकसभा चुनाव जो संपूर्ण रूप से संपन्न हुए हैं। और इसका सारा श्रेय या इसको हम चुनाव आयोग को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि इतनी गर्मी के माहौल में, इतने बड़े देश में इन्होंने बिल्कुल सफलतापूर्वक ये अपना काम किया और बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से इस चुनाव को अंजाम दिया है। तो एक बार आशा करता हूँ आप सभी इस बात से सुनिश्चित होंगे और आप इस बात से रूबरू होंगे कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है उसमें कोई भी ईवीएम की गड़बड़ी नहीं देखने को मिली है, कोई विपक्ष की तरफ से दावा नहीं है। और ख़ास बात यह है कि इस चुनाव में मेरी याद में जो पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें जो भी दल था, कोई भी चुनाव आयोग था, कोई भी ईवीएम थी, किसी की नाराज़गी सामने नहीं आई है। जो भी है वो खुश है। नरेंद्र मोदी जी जो सरकार बना के खुश हैं, एक मतलब चेहरे से खुश हैं, अंदर की भावनाएं उनकी नहीं पता हमें क्या है, लेकिन चेहरे से खुश हैं। एनडीए उनका जो गठबंधन का जो उनका अलायंस है वो खुश है। इंडिया एक अलग मूड में है। इंडिया मतलब जो गठबंधन है, मतलब जो कांग्रेस है वो अलग मूड में है। अखिलेश जी एक अलग ही चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं जब से उनकी 37 सीटें आई हैं। तो कुल मिला के ये है, ईवीएम पर भी कोई दाग नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और जो निर्दलीय पार्टी जो नेता थे वो भी खुश हैं, क्योंकि जो चुनाव जीते हैं वो एक अच्छी ढंग से जीते हैं। और जो छोटे छोटे दल हैं वो भी एक अच्छी तरह से अपनी बहुमत लेकर आए हैं। बहुमत मतलब जितने उन्होंने कैंडिडेट अपने खड़े किए थे उनका भी प्रतिशत काफ़ी बड़ा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, किसी भी के भी झोले में या किसी के भी बैग में नाराज़गी नाम की चीज़ नहीं आई है। सब खुश हैं, ओवरऑल खुश हैं। और सरकार इस ढंग की बनी है कि कोई भी अगर कानून बन रहा है तो वो आम जनता के लिए कोई है ही नहीं, विरोध करने की जरूरत नहीं है। वहाँ विरोधी बहुत बैठ गए हैं। विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि विपक्ष अब कभी भी सत्ता दल में बदल सकता है। इस तरीके की सरकार इस टाइम चल रही है या बनी है इस देश में कि अगर विपक्ष चाहे, और जो सत्ता दल में जो छोटे छोटे अलायंस हैं या गठबंधन की जो सरकार बनी है, जो उसमें छोटे छोटे पार्टियां हैं, अगर वो चाहे तो फिर भाजपा का हाथ छोड़े, एनडीए का हाथ छोड़े और फिर इंडिया के साथ आ जाए, इंडिया की सरकार बन गई है। तो इस तरीके की सरकार बन रही है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का नुकसान होता है। लेकिन मजबूताई इस बात की है कि जो विपक्ष है, पिछली 10 साल में पहली बार से ये दर्जा मिला है। विपक्ष कहने के लिए काबिल हुए हैं कि हमें विपक्ष बोल सकते हो आप, वरना ये उनका नाम भी खत्म था। कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने विपक्ष का दर्जा भी अपना खो चुके थे। लेकिन इस बार इस लोकसभा चुनाव में 2024 में मतदाताओं ने या आम जनता ने, नागरिकों ने, भारत के ने इतने सोच समझ का चुनाव कराया है और मतदान किया है कि सरकार भी बननी है भाई मोदी की। ये भी साफ था, ये भी हर मत व्यक्ति के दिमाग में था कि केंद्र में मोदी की सरकार बननी है। लेकिन मनमर्जी भी नहीं चलेगी, ये भी हमने सुनिश्चित कर रखा था। तो इसी तरीके की सरकार बनी है। उनकी भी पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। जो 400 प्लस बोल रहे थे, 300 प्लस भी नहीं ला पाए, 250 प्लस नहीं ला पाए। और जो इंडिया था वो भी इस तरीके से एक कहीं ना कहीं उसको भी एक फीडबैक ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं तुम्हें अभी भी मैच्योर होने की ज़रूरत है भाई, अभी भी तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है, तब आप इसका सामना कर सकते हो। और आशा करता हूं जो अगला हमारा लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, उसमें फिर उलटफेर होगा और जो सरकार सही काम करेगी वो हमारी उस टाइम सत्ता दल पार्टी या हमारी उस टाइम जो है सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करते हैं जो हमारी 18वीं लोकसभा जो गठित हुई है इसकी। इससे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहली लोकसभा चुनाव हुई थी, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो पहली लोकसभा चुनाव हुए थे या बनने की उम्मीद है हमारी 18वीं लोकसभा से। अगर हमारे पॉलिटी से या कहीं भी करंट से क्वेश्चन बनेगा तो हमारा 18वीं लोकसभा से बनेगा। और अगर पॉलिटी में या आप बोलिए हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन बनेगा तो पहली लोकसभा से क्वेश्चन बनता है। और बनते आए भी हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा का गठन, पहली लोकसभा का गठन। पहले तो सन पूछता था, अब डेट पूछता है कि किस डेट को हुआ था। महीना छोड़ो, डेट तारीख भी पूछता है। पहले तो सिर्फ सन पूछता था, 1951-52 लगा के आ जाते थे। फिर महीना पूछने लगा साथ साथ, अब महीने के साथ साथ तारीख भी, तिथि भी पूछता है कि किस तारीख को पहली लोकसभा गठन हुआ, पहली लोकसभा की बैठक कब हुई, कितने सदस्य उसमें जो है कांग्रेस के थे, कितने अन्य दल के थे, कितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। ये हम सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि करके पहली लोकसभा जो हमारी थी, सबसे पहले एक चीज़ आपको नोट करनी होगी, दिमाग में रखना होगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, एक मेरी वीडियो थी काफ़ी पहली, तो उसमें सरकार कैसे बनती है वो वीडियो थी। तो उसमें मैंने
नरेंद्र मोदी जी को शायद जी नहीं लगाया, पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं है क्या नहीं हुआ। तो कमेंट में आ रहा है कि भाई आपको जो है बात करने का आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का नाम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं। तो इस बार मैं इनके नाम के सामने ज़्यादा सम्मानित शब्द लगाऊंगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की हम बात कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र दास दामोदर जी मोदी हैं, ये इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री की इन्होंने शपथ ले ली है, तीसरी बार। अब बहुत पत्रकार कह रहे हैं, बहुत भाजपा वाले कह रहे हैं कि पहला प्रधानमंत्री बना है, तीसरी बार ये भाई इनसे पहले भी रह चुके हैं, हम उसी की ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसी की ही बात करने जा रहे हैं। और शपथ ले चुके हैं 3 बार चुनाव के बाद। कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ मामले ऐसे थे जो बिना चुनाव के उनको प्रधानमंत्री का पद था, हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कब हुआ था भाई? 1947 में। तो 1947 से, और अब मैं बताऊं, पहली लोकसभा जो थी हमारी, पहली लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो हमारा 1951 से 52 तक हुआ था। 51-52 क्यों लिखते हैं? क्योंकि लास्ट 51 में और 52 में हुआ था। जैसे हमारे यहाँ 7 चरणों में होता है ना, इस बार जो 44 दिनों में हुआ है उसी में भी कुछ ज़्यादा, इस बार तो सिस्टम बढ़िया है, चुनाव आयोग के पास बढ़िया चीज़ है। उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, गरीब था, इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो चुनाव थोड़ा लंबा चला था, तो वो 51 और 52 में पहुंच गया था। तो इस बार बोलते हैं कि पहली लोकसभा का गठन हमारा, क्वेश्चन लिख लीजिए, पहली लोकसभा गठन 51-52 में हुआ। अगर 51 ना हो, 52 हो तो 52 ठीक है, अगर कहीं 52 ना हो तो 51 ठीक है, ये आप बोल लीजिए। लेकिन क्वेश्चन आता है कि पहली लोकसभा की बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन अलग है, या पहली लोकसभा का नतीजे कब आए, ये क्वेश्चन अलग है। ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। हम मेन बात यहाँ ये कर रहे हैं कि जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे लेकर 1951-52 तक प्रधानमंत्री तो थे ना प्रधानमंत्री जी, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो क्या आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि उन्होंने शपथ ली थी, या वे निर्वाचित होकर आए थे, या उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आए थे? उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसमें जो है उनके सत्ताधारी पार्टी बनी थी, कुछ ऐसा था? नहीं था। वो एक कैबिनेट द्वारा, या बोल सकते हैं कैबिनेट या संविधान सभा द्वारा या लोगों द्वारा एक बोल दिया था कि मनोनीत कर दिए थे इस तरीके से कि हाँ आप क्या बोलते हैं कि जो ज़्यादा लोकप्रिय नेता होता था उस टाइम 2-3 लोकप्रिय नेता थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे। तो ये 3-4 पर्सनालिटी थी, तो इनमें से ही हमें जो है छांटना होता था कि भाई इनमें से किसी को बना दो, देश का रूल करेगा, प्रधानमंत्री पद का जो है उम्मीदवार या प्रधानमंत्री पद को उन्हें नियुक्त कर दो। तो उसमें से 3 नाम आते हैं, एक एमजी मतलब महात्मा गांधी जी, दूसरे आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे आते हैं हमारे कौन? सरदार पटेल जी, एसपी साहब। भाई महात्मा गांधी जी का साफ ये था कि इन्हें राजनीति में तो इनका इंटरेस्ट था ही, लेकिन पद को लेकर या अपना किसी काम को ऐसे को लेकर जिससे इनका नाम हो या अध्यक्ष पद मिले, ये कभी भी राजी नहीं थे। इन्होंने बोल दिया कि ना तो मैं कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा, ना मैं कभी भी देश में किसी भी ऐसे अध्यक्ष पद पे बैठूंगा या पद पर बैठूंगा जो देश का एक बड़ा पद होगा। मतलब मैं देश का कभी भी अध्यक्ष या हेड नहीं बनना चाहता। इनकी साफ प्रिय थी, ये देश के काम काज में या देश सेवा के लिए काम करेंगे, सत्ता के लिए काम नहीं करेंगे। गांधी जी का मानना ये था। ठीक है, जितना भी काम करेंगे वो निष्पक्ष रूप से करेंगे और किसी की कुर्सी के लालच में नहीं करेंगे। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। अब बात महात्मा गांधी जी की तो यहाँ खत्म हो गई है। अब बचे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी। ये भी पूरे सक्रिय नेता थे, पढ़े लिखे थे ही ज़्यादातर उस टाइम। जो मैं बता रहा हूँ, आप जितने भी हमारे जो नेता पढ़ते हो या क्रांतिकारी पढ़ते हैं, जिन्होंने भारत के आंदोलन में या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया था, आप देखते हो कि उसमें ज़्यादातर वकील थे। यार वकील आज के समय में आम बात लगती है, लेकिन उस समय वकालत ऐसे मान लो जैसे आज IAS है। जितने पास उनकी नॉलेज है, जितने वो जानते हैं देश को, उस टाइम उतनी ही इनकी डिग्री की कीमत थी जो हमारे लो करते थे। सबसे पहली बात, पैसा बहुत लगता था, समय बहुत लगता था। लो की डिग्री 1-2 साल की नहीं है, मिनिमम 4 की है। उसके बाद प्रैक्टिस में लगता था। तो फिर ये तो करते भी बाहर से थे। तो बाहर से करने का मतलब समझ आया, पता लगा, क्योंकि कॉलेज तो हमारे देश में भी थे लेकिन उसी स्तर के नहीं थे। तो इन्होंने बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना पसंद किया, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद किया। ठीक है, तो ये सारे हमारे लोग के एक अध्यापक रहे थे, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे दोनों ही। और भी कई लोग ऐसे थे, जब BR अम्बेडकर जी हैं, वो भी पढ़े लिखे थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे जो सरदार पटेल जी हैं, इन्हीं के बीच में फिर बात फंस गई कि इन्हें कौन से को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो
नियम तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमें एक उम्र दराज के हिसाब से बड़े को देनी चाहिए, लेकिन फिर ये था कि यार इनकी जो उम्र थी, इनकी 60 प्लस उम्र थी उस टाइम, 60-65 से भी ज़्यादा ही उम्र थी, ठीक है। जो सरदार पटेल जी हैं, इनकी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उम्र में कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू से लगभग ये 14 साल बड़े हैं हमारे जो ये हैं सरदार पटेल जी जो हैं। इनका जन्म जो है लगभग 1875 का है, 1875 का, और इनका है 1889 का, तो ये लगभग 14 साल छोटे हैं। तो इन्होंने लगा कि यार हमारे देश का एक तो प्रधानमंत्री हो तो कम से कम इतना हो कि एक योजना या कुछ ऐसी चीज़ें थी, काफ़ी उस टाइम देश डरा हुआ था, मारकाटी मच रही थी, सब चीज़ें थी, तो ये था कि एक ऐसा नेता चुने जो हम पे भरोसा हो और कुछ ऐसी एज हो कि जिस पर हम दावा 5-10 साल का ठोक सकते हो। सरदार पटेल इस उम्र से, इस कैटेगरी से बाहर थे, इस कैटेगरी से वो बाहर थे क्योंकि ज़्यादा उम्र थी। तो इन्हें भी एज फैक्टर के तौर पर आप बता सकते हो, या राजनीति तो और कुछ भी कहती है कि सरदार पटेल को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया। वोटिंग भी हुई थी, वोटिंग उन्हें जीत गए थे, सत्ता उन्हें मिल चुकी थी, 12-13 वोट्स में से उसको 11 वोटें मिली थी। मतलब कहने का ये है कि कुल मिला के पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। लेकिन ये लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हुए ना, मेन बात कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लोकसभा चुनाव नहीं हुआ उस टाइम, जिस टाइम प्रधानमंत्री बने थे, बस ऐसे ही नियुक्त कर दिए थे, 12-13 लोगों की वोटिंग कराई और उसमें से नियुक्त हो गए थे, ठीक है। तो ये हमारे जो रहे हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, ये रहे हैं हमारे 1947 से और 1952 तक। ये उसके बाद हमारी लोकसभा का, पहले हमारी लोकसभा आम चुनाव हुए, उसकी हम बात करने वाले हैं। पहली लोकसभा चुनाव 1951-52, पहली लोकसभा चुनाव 1951-52। आपको पता है उस टाइम मजबूत में या देश में एक मुख्य पार्टी एक ही थी तो और भी, लेकिन मुख्य पार्टी जो थी वो कांग्रेस ही थी। सबसे ज़्यादा हाथ इसी का ही है भारत को आज़ाद कराने में। सारे जो मुख्य आदमी थे या मुख्य नेता थे वो भी इसी में ही थे, तो जाहिर सी बात है भाई सरकार तो कांग्रेस की बननी ही थी पहली लोकसभा चुनाव में, ठीक है। तो पहली लोकसभा चुनाव में जो हमारे इलेक्शन स्टार्ट हुआ वो 1951 से हुआ, लेकिन 1952 में जाकर वो संपन्न हो गया था, 1952 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एक तो क्वेश्चन बनता है 1951-52 से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था, कुल सीटें। तो कुल सीटें याद रख लेना आप, 489 सीटों पर पहला चुनाव हुआ था। 489 सीटें थी। जो आज के समय में हमारा चुनाव होता है ना 543 सीटों पर, उस समय हमारा चुनाव जो हुआ था 489 सीटों पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जनसंख्या आधार है हमारी सीटों के आवंटन को लेकर। तो उस टाइम जनसंख्या कम थी तो सीट भी कम थी, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो सीट ज़्यादा है। इन फ्यूचर अगर जनसंख्या और ज़्यादा होगी तो ये 543 से बढ़कर हो सकता है 560, 70, 80 पहुँच जाए, 600 पहुँच जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे 489 पर हमारा चुनाव लड़ा, और 489 सीटों में से जो हमारी कांग्रेस के पास सीटें आई हैं उनकी संख्या हमारी थी, कांग्रेस के पास 364 सीट हमारी कांग्रेस के पास आई, 364 सीटें। अब प्रधानमंत्री के लिए या किसी पार्टी को सत्ता में आने के लिए क्या कितना बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करना होता है उन्हें? 50% से एक सीट ज़्यादा। 364 लोग तो सांसद तो हमारे कांग्रेस के आगे थे, तो इन्हें क्या ही गठबंधन की जरूरत थी या क्या जादुई आंकड़ा का पार करना था। जादुई आंकड़ा कितना होता है? लगभग 290, 490 है ये, तो 45 और 245 के लगभग इन्हें जो है बहुमत प्राप्त होता। अगर 245 सीट प्लस आती तो वे जादुई आंकड़ा उस समय ये था। जो आज हमारा 272 है ना, तो उस समय हमारा 245 हुआ करता था। तो 364 सीट आई थी। इसके बाद पहली बार हमारे सांसद चुनकर आए, या बोल लीजिए प्रधानमंत्री चुनकर आए हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में, 1952 से 57 चले पहली लोकसभा। दूसरी लोकसभा 57 से 1962, इसमें भी जवाहरलाल नेहरू जी रहे, ठीक है। इसमें भी कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया।
उसके बाद जो तीसरी लोकसभा हुई है हमारी 1962 से 1964 तक ये रहे, क्योंकि 1964 में इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। उसी के दौरान फिर हमारे गुलजारीलाल नंदा 13 दिन के लिए फिर हमारे प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद में जो है हमारे प्रधानमंत्री बने वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1966 में, एक समझौते में गए थे वो बाहर। तो 1965 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसके बाद वो समझौते में गए थे। हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे कि वो बाहर एक मीटिंग चली थी, काफ़ी स्वस्थ थे वो, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, ना शुगर था, ना कोई हार्ट के पेशेंट थे, ना कभी उन्हें बुखार आता था। बताया जाता है कि इतने स्वस्थ थे कि उन्हें कहीं भी बुखार भी नहीं आता था। और उन्हें अचानक पता लगा कि भाई उनकी तो जो है हार्ट अटैक से 1966 में मृत्यु हो चुकी है। 1965 के बाद जो एक समझौते के बाद गए थे, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद वो एक बाहर देश में मीटिंग करने के लिए गए थे ताशकंद की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी उसके आगे की प्रक्रिया है। लेकिन जो चुनकर आए जवाहरलाल नेहरू, एक तो पहली लोकसभा जो 52 से 57 में हुई, इसमें चुनकर आए प्रधानमंत्री ही। फिर 57 से जो 62 आई, दूसरी इसमें चुनकर आए। और जो फिर 62 से जो हमारी चलने वाली थी 67 तक, उसमें चुनकर आए। कुल मिलाकर आप अगर देखोगे तो 3 बार तो इन्होंने शपथ यहाँ ले लिया प्रधानमंत्री की, ठीक है। और एक बार कब ली, जो हमारे निर्वाचित होकर आए 1947 से 1952 के बीच में, जो इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है भारत के लिए। ठीक है, तो इतना लंबे समय काल के लिए ये रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तीसरी ही बार शपथ ली है, और इन्होंने तो 3 बार तो चुनाव में ले ली थी, चुनाव जीतने के बाद, और एक बार ये 4 बार। और आप लगा के देख लेना 1947, और इनकी मृत्यु कब हुई है, 64 में हुई है। 1947 से 64, 350 और 7, लगभग 17 साल इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी अभी 10 साल ही कर आए हैं। अभी तो काफ़ी और समय इनके लिए बराबरी के लिए चाहिए। तो पहली लोकसभा का बात ये है, पहली लोकसभा में 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है ये कि भाई सीट तो मैंने बता दी थी, टोटल 489 सीट। कांग्रेस के पास कितनी थी, कांग्रेस के पास हमारी सीटें थी 364 सीट पर हमारी कांग्रेस जीत कर आई थी। ठीक है, 489 हमारी टोटल सीटें थी। नतीजे कब आए थे पहली लोकसभा के, नतीजे आए थे हमारे 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली लोकसभा की पहली बैठक वो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 13 मई 1952 को। ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर जो CPO CGL हुआ ना, उनमें से किसी एक उस क्लास में आया है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली लोकसभा से जो क्वेश्चन बनने हैं वो सिर्फ इसी पेज से बनने हैं। वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए थी। एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप किसी को बताना हो या किसी से आपको बहस करनी हो तो उसके लिए थी, उसके लिए मैंने बताया है। लेकिन परीक्षा का जो लेना देना है वो पहली लोकसभा से सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीट कांग्रेस पास कितनी, नतीजे कब, और पहली बैठक कब, ये सीट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी 18वीं लोकसभा की। किसकी, 18वीं लोकसभा, जिसका गठन अब हमारा हो चुका है। 18वीं लोकसभा 2024। अब पहली में और अब की में बहुत धरती आसमान का फर्क है। जब किसी सत्ता में किसी एक पार्टी के रूप में काम करती थी कांग्रेस, और इस 18वीं, 17वीं और 16वीं लोकसभा के रूप में एक तरफा राज करती रही भाजपा। इस बार 18वीं में थोड़ा मामला उनका हल्का हो चुका है, लेकिन 16-17 लोकसभा जो हमारी हुई थी उसमें एक तरफा राज था हमारी भाजपा का। और ऐसा राज था कि विपक्ष भी नहीं था इनको जो है किसी कानून में बाधा डालने के लिए। विपक्ष के पास भी कोई ऐसी पार्टी विपक्ष में नहीं थी जिसको विपक्ष का दर्जा प्राप्त हो। अगर हम डाल देते कि विपक्ष का कौन नेता है तो वहाँ आता था सॉरी, कोई नहीं है, एम्प्टी, खाली, ये सब चीज़ें लिखी जाती थी। लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं लिखा आएगा। इस बार कुछ ना कुछ जो है आपको नेता के रूप में देखने को मिलेगा कि कौन सा नेता हमारा विपक्ष के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी लोकसभा चुनाव 2024 की।
इसमें एक नारा था या थीम था जिसको बोलते हैं हम चुनाव का पर्व और देश का गर्व। लेकिन मेरा एक पर्सनली आपसे एक मैसेज है कि भाई अगर आपकी वोट हैं, अगर आपको भारत सरकार एक अपने वोटर के रूप में या भारत नागरिक के रूप में गिनती है, तो आप उस चीज़ को क्यों स्वीकार नहीं करते हो? अगर आपसे नागरिकता छीन जाएगी तब तो आप चिल्लाओगे, और अगर आपके पास अब नागरिकता है, उसके दिए हुए सब आपके पास राइट्स हैं, उसके बाद आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। और सबसे बड़े हमारा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है हमारे लिए। हम इतने बड़े चुनाव में अपनी भागीदारी ना दें तो इससे आप क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आप समाज पे डाल सकते हो? कोई कुछ आप बता सकते हो किसी से? जब आपने इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में रहने के बाद भी और इतने बड़े इस चुनाव में आपने वोट नहीं डाली, तो आपको क्या, आप इस देश के नागरिक कहने लायक हो? नहीं हो। क्योंकि ये काम तो उनका होता है जो गैर नागरिक होते हैं, जिनके पास वो अधिकार ही नहीं है। और हमारे देश का तो दुर्भाग्य ये है कि जो आम नागरिक हैं वो वोट नहीं डालते हैं, जो घुसपैठियाँ हैं या कुछ और हैं, कई राज्यों में ऐसे हैं कि वो वोट डालते हैं, ज़बरदस्ती वोट डालते हैं। ठीक है, उन्हें इतना इंटरेस्ट है, और हमारे जो लोग हैं उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। मोदी आओ, योगी आओ, ये आओ, वो आओ। लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उससे अगले ही दिन कहीं भी बैठेंगे, बात चलेगी राजनीति की, उससे अलग कोई बात नहीं कर सकते फिर वो। लेकिन वोट डालने नहीं जाएंगे। गर्मी है, सर्दी है, ये है, वो है। भाई गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, लेकिन आप भारत के नागरिक भी तभी कहलाओगे जब भारत के साथ खड़े होगे। भारत के नागरिक का क्या मतलब है? जब भारत के हर उस मुद्दे पर खड़े होगे जिसमें भारत का कहीं ना कहीं निर्माण का कार्य हुआ हो या निर्माण के कार्य की तरफ बढ़ रहा हो। तो यही हमारे वोटिंग का अधिकार है। हमने वोट नहीं डाली, जिसका हमारा जो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो इसका नारा था या थीम था वो क्या था लोकसभा चुनाव 2024 के में, उसका नाम है, उसका काम है, यह नारा था चुनाव का पर्व देश का गर्व है। चुनाव का पर्व मतलब त्यौहार है ये, और देश के लिए गर्व की बात है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली बात क्वेश्चन ये बनेंगे, साथ के साथ आप इसको याद करते या देखते चलना। सबसे पहली बात करेंगे कितनी कुल सीटें थी। पहले बात तो कुल सीटें कितनी थी, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा भाई। ठीक है, कुल सीटें, कुल मान लीजिए चरण कितने हैं, कितने चरण में ये संपन्न हुआ। कुल कितने दिनों में ये संपन्न हुआ है, कुल कितने दिनों में ये काम हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि कुल मतदाता कितने हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कुल उम्मीदवार कितने थे, उम्मीदवार कितने कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था। कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं। ठीक है, ठीक है, कितने प्रतिशत वोट डाली या मतदान हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये बनेगा यहां से, कुल कितनी महिला सांसद हैं, कितनी वोट डली हैं। पार्टियों को, किस पार्टी को बहुमत प्राप्त है। बहुमत प्राप्त पार्टी, बहुमत प्राप्त पार्टी कौन है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट चुका है हमारा, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है जो हमारे 18वीं लोकसभा से हमें देखने को मिलते हैं। कुल कितनी सीटों पर हमारा चुनाव हुआ है, कुल कितनी सीटों पर हमारा चुनाव हुआ है, कुल कितने दिनों तक चला है, कुल कितनी जो है हमारे परसेंट वोट हुई है, कितने हमारे उम्मीदवार थे, कितने परसेंट वोटिंग हुई है, कितनी महिला सांसद है, कुल कितने उम्मीदवार हैं, ये सब चीज़ें करनी है।
तो हमारे यहाँ जो कुल सीटों पर चुनाव हुआ है लोकसभा में वो होता है हमारा 543 सीटों पर। कितनी सीटों पर होता है? 543 सीटों पर हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बात मामला कुछ और है। जो हमारे इलेक्शन हुआ है या वोटिंग हुई है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 542 सीटों पर हुई है। 542 सीटों पर हुई है, एक सीट पर नहीं हुई। अब बोलोगे आप क्यों नहीं हुई? भाई इसलिए नहीं हुई है, जब कैंडिडेट ही वहां एक हो, जिस सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हो वहां आपके सामने कोई टक्कर पे ही ना हो, तो आपको क्या होगा? आप निर्विरोध हो जाओगे, निर्विरोध आप वहां के सांसद बन जाओगे। तो ऐसी ही हुआ हमारा। कहां? गुजरात में। गुजरात में कौन सी सीट पर? यह सूरत सीट पर हुआ है। सूरत सीट पर हुआ ऐसा कि जो इस सीट पर उम्मीदवार थे वो कोई नहीं थे। कांग्रेस वालों ने नामांकन कर लिया, एक आधे का रद्द कर दिया, ऐसे कुल मिलाकर जो है हमारे वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो हमारे खत्म हो गए, वहाँ उनके सामने कोई बचा ही नहीं। ठीक है, गुजरात में सूरत सीट की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी से आते हैं, बीजेपी से आते हैं। नाम है इनका, भाई नाम याद रखना, नाम है इनका मुकेश दलाल। रजत दलाल से याद रख लो, या कोई कई दलाल हैं ऐसे भी जो नोटंकी करते रहते हैं इंस्टाग्राम रील्स पर। तो एक कुल मिला के ये है कि ये निरोध, मतलब इनके लिए है चुनाव नहीं हुआ। तो चुनाव की अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये आ जाए कि कितनी सीटों पर इस बार 28 लोकसभा में चुनाव हुआ है, तो चुनाव हुआ है भाई वो 542 सीटों पर। 542 सीटों पर कुल कितने चरणों में चुनाव हुआ है? 7 चरणों में चुनाव हुआ है। कुल 7 चरणों में चुनाव हुआ है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो नतीजे आए हैं वो आए हैं हमारे किस डेट को? 4 जून को नतीजे आए हमारे 4 जून को। ठीक है, कुल कितने दिन चुनाव चला है हमारे यहाँ? चुनाव चला है 44 दिन। कितने दिन चुनाव चला हमारे यहाँ? 44 दिन, पूरे 44 दिन चुनाव चला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुल मतदाता कितने हैं। कुल मतदाता हमारे यहाँ कितने हैं? परसेंट में नहीं पूछ रहा हूं मैं, परसेंट में नहीं, कुल मतदाता बताइए आप नंबर में, संख्या में। जो हमारे यहाँ वोट डाली है, कुल मतदाता जिन्होंने वोट डाली, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुल मतदाता जिन्होंने वोट डाली है वो है हमारे 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान या वोट डाली है, जिसमें इस चुनाव में 28 लोकसभा में सबसे ज़्यादा भागीदारी जो हो रही है महिलाओं की, वो इसी लोकसभा चुनाव में रही है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा भागीदारी लगभग 31 करोड़ प्लस ही जो हमारे मतदाता क्या थी, हमारी महिलाएं थी। वो महिलाएं मतदाता थी, सबसे ज़्यादा मतदाता महिलाएं थी। कुल उम्मीदवार कितने ने चुनाव लड़ा? वो लड़ा हमारा 8337 लोगों ने। 8337 लोग चुनाव के लिए खड़े हुए, कितनी सीटों पर? 543 सीटों पर। जैसे हम बताते हैं किसी नौकरी में 500 वैकेंसी है तो फॉर्म आते हैं कितने? 5 लाख, लेकिन जाते कितने हैं, बनते कितने हैं? 500। ऐसी यहाँ है 543 सीटें हैं जो नौकरी है, और फॉर्म कितने आए हैं? फॉर्म आए हैं 8337। काफ़ी कम कंपटीशन है, देख लो। और बिल्कुल फिक्स है चुनाव कब होंगे, नतीजे कब आएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सब चीज़ें फिक्स हैं। तो सबसे कम कंपटीशन अभी भी राजनीति में है, हो सकता है आप उस तरफ रुख कर लो। नए नए चेहरे निकल कर आ रहे हैं। चिराग पासवान जी हैं, क्या आदमी है भाई, युवा नेता हैं चिराग पासवान जी हैं। ठीक है, कांग्रेस में एक आध उभर रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे उभर रहे हैं। तो कोशिश करो यार, कंपटीशन की तरफ जाओ। तो 8337 लोग हमारे यहाँ इस बार टोटल उम्मीदवार थे। ठीक है, कुल महिला सांसद जो बनी है इस बार, वो बनी है हमारी 70 महिला सांसद, जो कम है। जो हमारी 2019वीं लोकसभा थी, जिसको हम 17वीं लोकसभा बोलते हैं, उसमें इनकी संख्या ज़्यादा थी। लगभग मुझे लगता है 74 या कंफर्म नहीं है, 74 या 78 थी, 74 थी शायद। ठीक है, 74 महिला सांसद थी, लेकिन इस बार 70 महिला सांसद हैं। ठीक है, वोट कितनी डली है इस बार? वोट डली है हमारी 66.33%। कुल मतदान 66% हुआ है, देख लीजिए आप, कुल मतदान 66% हुआ है, 66.33%। जो ये भी घटा है परसेंट भी,
2024 में जो था वो 67 पॉइंट लगभग आपका 14% के आसपास था। एक राउंड फिगर आप याद कर लेना, 67, 67 और 66, ठीक है। कभी आपसे डिफरेंस पूछ ले तो 1 पॉइंट समथिंग % का इस बार गिरावट आई है। लेकिन एक बात याद रखना, संख्या ज़्यादा है, मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर उस मतदाता सूची में जो हमारे वोटर थे वो थे हमारे 100, इस बार जो हो चुके हैं हमारे हो चुके हैं 12 और 120 सॉरी। ये हम बात कर रहे हैं 19वीं 17वीं लोकसभा की जो 2019 में थी, ये हमारी 18वीं जो फिलहाल में हुई है, ठीक है। इन 100 में मान लिया 10% वोट डाली है, 10% मतदाताओं ने, तो कितनी वोट डली है टोटल? 10 वोट डली है, 10 वोट डली है ना। और अगर 120 में से भी अभी भी 10% ही डाले तो 12 वोट डलेंगी। तो मतलब परसेंट में तो सेम वोट डली है, लेकिन मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इस बात का गौर करना है आपको कि मतदाताओं की संख्या इस बार बढ़ी है। जो ये हमारे 64.2 करोड़ है ना, ये 2019 में नहीं थे इतने, 19 में कम थे जो वोट डाली हैं, कुल मतदाता ने जो वोट डाली है। लेकिन संख्या, ये जो संख्या है 67.14, ये ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम उम्मीदवार कम, सॉरी कैंडिडेट या बोली जा मतदाता कम थे। समझ रहे होगे जो मैं कह रहा हूँ? कितने % वोट डली? 66.33%, ठीक है। बहुमत प्राप्त पार्टी कौन सी है? बहुमत प्राप्त पार्टी इस बार कोई नहीं है। बहुमत प्राप्त गठबंधन बोल लीजिए आप, गठबंधन कौन सा? एनडीए, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। नेशनल फुल फॉर्म लिखनी हो आपको, लिख लो एक बार इसकी भी। चलो उसके मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बहुमत प्राप्त पार्टी हमारी एनडीए है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन है फिलहाल जो इस लोकसभा चुनाव में इन्होंने काम किया था, उसका नाम बताइए आप कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, श्री राजीव कुमार जी हैं। अब हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे बचे हैं उनके ऊपर। इस बार हमारे 18वीं लोकसभा चुनाव में 2 मुख्य अलायंस थे या गठबंधन थे, जिसका पहले का नाम है हमारा एनडीए, जिसकी इस बार सरकार बनी है, ठीक है। दूसरा है हमारा जो हाल ही फिलहाल में ही इसी साल हमारा जिसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया, जिसकी मुख्य पार्टी हमारी कौन सी है? जिसकी हमारी मुख्य पार्टी है कौन सी? कांग्रेस, कांग्रेस। इसकी मुख्य पार्टी कौन सी है? इसकी मुख्य पार्टी है हमारी बीजेपी, बीजेपी। इसकी कांग्रेस, उसकी बीजेपी, एनडीए और इंडिया, ठीक है। एनडीए और इंडिया की बात करते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो इनकी हम बात कर लें फॉर्मेशन की, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ हमारा, चलो पहले इनके फुल फॉर्म की बात करो। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन इसकी लिख लो 1998 में, 1998 में इसका गठन हुआ है। मुख्य पार्टी बीजेपी है, अध्यक्ष इसके हमारे अमित शाह जी हैं, जो हमारे 18वीं लोकसभा में भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और जिन्हें पदभार दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय हमारे अमित शाह जी के पास ही है इस बार भी, ठीक है। और इसमें जो कुल पार्टियां हैं, कुल पार्टी हमारी कितनी है? 24 दल, इसमें 24 दलों से मिलकर ये बना है। अब बात करते हैं हम अपनी इंडिया की। इंडिया गठबंधन हमारा नया है, इंडिया गठबंधन हमारा 2023 में बना है, ठीक है। इंडिया गठबंधन हमारा 2023 में ही बना है, जिसमें सब पार्टियां हैं, आप भी है, कांग्रेस भी है। ये और मजे की बात तो ये है, इसका जो निर्माण है या इसका जो स्टार्टिंग है वो हमारे करी थी जो हमारे जेडीयू के वो हैं, कौन? नीतीश कुमार जी जो हैं, जो बिहार के सीएम हैं, उन्होंने। और अब कहाँ है वो? अब हमारे वो एनडीए में है, अब फिलहाल वो सरकार का हिस्सा हैं। अब उन्हें मंत्रालय मिल गया अच्छा खासा, तो उसकी तरफ चले गए हैं, है ना। तो इंडिया की बात करते हैं हम।
इंडिया के सबसे पहले फुल फॉर्म इंडियन नेशनल दिखाई दे रहा है ना, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलियंस, इसकी स्थापना हमारी 2023 में हुई है। इसकी स्थापना हमारी 2023 में हुई है। अगर आपसे इसका अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष अमित शाह वैसे हैं किस पार्टी के? बीजेपी के हैं। और अध्यक्ष जो हमारा इस बार जो है इनका, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं हमारे किसके? कांग्रेस के। फॉर्मेशन कब हुई उसकी? 2023 में। यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है इंडिया से। इंडिया की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, जो 2023 में बना है। ठीक है। इनकी अगर बात करें सीटों की कि किसको कितनी सीटें मिली हैं, तो भाई हमारी जो सत्ता में है इस टाइम वो है हमारी क्या? एनडीए, जिसके पास जो बहुमत है वो 292 का है। जो बहुमत है वो 292 का है। चाहिए कितना? 274 चाहिए, तो उससे कहीं ज़्यादा है ये। ठीक है। और जो हमारी इंडिया है, इसके पास, इंडिया के पास जो हमारी कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया, उसके पास हमारी 234 सीटें हैं। कितनी? 234 सीटें। 292 इसके पास है, 234 हमारी इसके पास है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे कि बीजेपी के पास ही अपनी खुद की कितनी सीटें आई थी इस बार, तो 240 आई थी। और आईएनसी की अपने इंडिपेंडेंट रूप से या एक तरफा उससे अपनी जो सीट आई थी वो आई थी सिर्फ 99। और अगर पूछे सपा की, समाजवादी पार्टी की, उसके पास सीटें थी 37। ठीक है। उसके पास सीटें कितनी थी? 37। अगर आप पूछे टीडीपी, तेलुगु दमिश पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तेलुगु देशम पार्टी। एक तो ये हमारी मुख्य पार्टी हुई है इस बार, और एक हमारे जनता दल जो है वो जेडीयू जनता दल जो है हमारा, इसके कौन है हमारे सीएम या हेड? इसके हमारे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के पास कितनी सीटें हैं? 12। टीडीपी के पास कितनी सीटें आई थी? 16। और ये है किसके हिस्सा हैं फिलहाल? ये हिस्सा है हमारे एनडीए के। ठीक है। तो ये हमारे इंडिविजुअली इनको सीट की बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है। टीडीपी को और जेडीयू को, जनता दल को। ठीक है। तो हमारी जो 18वीं लोकसभा है, इससे इतने क्वेश्चन पूछने की सिर्फ और सिर्फ उम्मीद है। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो, हो सकता है जो आगामी परीक्षाएं हैं, यू पुलिस की है, सबकी हैं, उनमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जब के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।